हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज की क्लास में हम विमाओं के उपयोग पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम विमी सूत्र निकालना सीख चुके हैं, तो आज की क्लास में हम विमाओं के उपयोग पढ़ेंगे। विमाओं के क्या उपयोग हैं? तो विमाओं के जो हमारे सिलेबस में उपयोग दिए, 3 उपयोग हैं। पहला उपयोग है, एक पद्धति के मात्रक को हम दूसरी पद्धति के मात्रक में विमाओं की सहायता से बदल सकते हैं। दूसरा मात्रक, जो दूसरा उपयोग है, वो है विमाओं की सहायता से किसी समीकरण की विमी सत्यता की जांच करना। और तीसरा उपयोग है इसका, विभिन्न भौतिक राशियों में आपस में संबंध स्थापित करना। तो पहला उपयोग जो है वो हम पढ़ते हैं यहाँ पे। एक पद्धति के मात्रक को एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। ये विमाओं का पहला उपयोग है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A पर L1 अपॉन L2 पावर B T1 अपॉन T2 पावर C। ये फॉर्मूला है। इसकी सहायता से हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में आसानी से बदल सकते हैं। यहाँ पर N1 जो है पहली पद्धति में जो भौतिक राशि है उसका आंकिक मान है। N2 दूसरी पद्धति में उस भौतिक राशि का आंकिक मान है। वहीं M1 और L1 T1 पहली पद्धति में ये मूल मात्रक है। M2 L2 और T2 ये दूसरी पद्धति के मूल मात्रक हैं। तो यहां पर जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर मीटर जो है वो MKS पद्धति का मात्रक है लंबाई का। सेंटीमीटर जो है वो CGS पद्धति का मात्रक है लंबाई का। वहीं आंकिक मान एक छोटा हुआ है और 100 आंकिक मान बड़ा है। यहाँ पर मात्रक जो है मीटर सेंटीमीटर से बड़ा है। मात्रक बड़ा है तो आंकिक मान उसका छोटा है। वहीं यहाँ मात्रक सेंटीमीटर छोटा है तो उसका आंकिक मान बड़ा है। तो अगर हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलेंगे तो उसका आंकिक मान भी बदलेगा। तो वही हमें यहाँ पर निकालना है। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन जो है वो MKS पद्धति का मात्रक है बल का। 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन को हम बदलेंगे डाइन में। 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होंगे, और यहाँ पर आंकिक मान हमें निकालना है। न्यूटन MKS पद्धति का मात्रक है बल का, वही डाइन CGS पद्धति का मात्रक है। तो जब मात्रक चेंज हो रहा है तो इसका आंकिक मान भी बदलेगा, क्योंकि न्यूटन बड़ा होता है डाइन से और डाइन छोटा मात्रक है, तो यहाँ पर आंकिक मान बड़ा आना चाहिए कुछ। अब वो कितना आएगा वो हम इन विमाओं की सहायता से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो न्यूटन है वो किसका मात्रक है। ये बल का मात्रक है और 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वहीं एक डाइन जो होता है वो 1 ग्राम इंटू सेकंड, 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर डाइन के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये बल का मात्रक है, तो जो बल है उसका हम विमी सूत्र लिख लेंगे। बल का विमी सूत्र, सबसे पहले हम विमी सूत्र लिखेंगे। तो बल का जो विमी सूत्र होगा वो हो जाएगा ML_T-2। ये बल का विमी सूत्र हो गया। यहाँ पर जो M की घात होगी वो A होगी और L की जो घात है वो B और T की घात है वो C, क्योंकि M पे A लिया मैंने, L पे B और T पे C। तो यहाँ से A बराबर निकल के आ रहा है 1, जो A की मान है यहाँ पर वो 1 है। B का मान जो है वो यहाँ पर L की पावर 1 और C का मान जो है वो T पे पावर है जो
-2। तो ABC के हमने मान निकाल लिए। यहाँ पर पहली पद्धति में जो अंकित मान दिया था वो n1 हो गया 1, n2 हम निकालेंगे दूसरी पद्धति से, दूसरी पद्धति में क्या है उसका मान। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर n2 इक्वल टू n1 का मान हमने रख दिया 1, m1 जो है वो पहली पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक है, और पहली पद्धति है हमारी MKS, उसमें द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। तो हमने यहाँ लिख दिया 1 किलोग्राम बट्टे m2 CGS पद्धति में, और CGS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम, ग्राम लिख दिया हमने। इसकी पावर a लगी और a की वैल्यू रखी है 1, तो हमने 1 लिख दिया। L1 जो है पहली पद्धति में लंबाई का मात्रक है, और पहली पद्धति MKS है, उसमें लंबाई का मात्रक होता है मीटर, अपॉन L2 दूसरी पद्धति CGS में लंबाई का मात्रक है वो होगा सेंटीमीटर। इस पे पावर b लगी है और b की वैल्यू है 1 रखेंगे यहाँ पर हम। इसके बाद T1 MKS पद्धति में समय का मात्रक है जो कि होता है सेकंड। T2 दूसरी पद्धति CGS पद्धति में समय का मात्रक है वो होता है सेकंड। C का मान हम यहां से रखेंगे -2। अब इसको हम चेंज करेंगे, 1 किलोग्राम और नीचे ग्राम है तो हम 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेंगे, 1 मीटर को सेंटीमीटर में, और 1 सेकंड के बराबर होता ही है। तो यहां से हम हल करते हैं n2 इक्वल टू 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। यहाँ पर अंक मान 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 ग्राम, नीचे 1 ग्राम पावर है 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, अपॉन नीचे 1 सेंटीमीटर, पावर भी 1 है। 1 सेकंड कट जाएगा, बचेगा 1, उस पे पावर -2। यहाँ 1 ग्राम से 1 ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, यहाँ बचा 10 की पावर 3, 1000 है उसको हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, इंटू 100 को हम 10 की पावर 2 लिख लेंगे, और यहाँ पर 1 की पावर कितना भी हो वो 1 ही रहता है, तो यहाँ निकल के आया 10 की पावर 5। तो यहाँ से अंकित मान n2 का निकल के आया 10 की घात 5, और ये हमें बदलना था डाइन में, तो यहाँ लिखेंगे हम डाइन। ये n2 का अंकित मान है 10 की घात 5, तो यहाँ से जो 1 न्यूटन होगा वो बराबर हो जाएगा 10 की घात 5 डाइन, 10 की घात 5 डाइन के बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने विभव का पहला उपयोग पढ़ा, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी के पद्धति के मात्रक में बदल सकते हैं विभव की सहायता से। इसके बाद हम दूसरा उपयोग है विभव का, उसे पढ़ेंगे। तो दूसरा उपयोग है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो हम विभव की सहायता से विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ये तीसरा उपयोग है, बाद में पढ़ेंगे, पहले दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरा उपयोग है किसी समीकरण की विमी सत्यता की जांच करना। तो जैसे हमने कोई समीकरण ले लिया, गति का हम द्वितीय समीकरण ले लेते हैं, या प्रथम ले लो, प्रथम समीकरण ले लिया हमने, गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण जो होता है वो होता है v इक्वल टू u प्लस AT। ये गति का प्रथम समीकरण है। अब हम विभव की सहायता से चेक करेंगे कि ये विमी दृष्टि से सत्य है कि नहीं, ये सही है या नहीं। तो विभव के हिसाब से 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियों को आपस में हम तभी जोड़ सकते हैं जब वो समान विभव की हो, यानी उनके जो सूत्र, उनके मात्रक है वो सेम होने चाहिए, उनकी जो विमी सूत्र निकल के आते हैं वो समान होने चाहिए। तो यहाँ पर ये वेग है, जो वेग का विमी सूत्र होगा वही इस वेग का विमी सूत्र होगा, ये भी वेग है, ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, लेकिन सूत्र दोनों के विमी सूत्र समान होंगे, मात्रक भी सेम होते हैं मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग का भी मीटर पर सेकंड मात्रक होता है, प्रारंभिक का भी मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। तो विमी सूत्र जिनके होंगे LT-1 LT-1 बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर त्वरण और समय का गुणनफल है,
त्वरण का होता है एल टी माइनस टू, समय का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एल टी माइनस वन, यानी तीनों के विमीय सूत्र समान है, तो इनको आपस में हम जोड़ सकते हैं। हमें विमाओं की सहायता से यही चेक करना है कि तीनों जो भौतिक राशियां हैं जो आपस में जोड़ी गई हैं, क्या उनके विमीय सूत्र समान हैं। अगर समान है तो ये विमीय दृष्टि से सत्य है, अगर समान नहीं है तो ये सत्य नहीं है। जैसे अंतिम वेग, इसका विमीय सूत्र होता है एल टी माइनस वन, प्रारंभिक वेग एल टी माइनस वन प्लस त्वरण का होता है एल टी माइनस टू, समय का हो जाएगा टी, तो यहाँ पर ये आ गया एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन प्लस टी माइनस टू में से वन कम करेंगे तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन। तो यहाँ से तीनों जो भौतिक राशियां हैं आपस में जोड़ी गई हैं, उनके विमीय सूत्र समान है। और यही नियम होता है कि दो या दो से अधिक भौतिक राशियों को हम आपस में तभी जोड़ सकते हैं जब उनके विमीय सूत्र समान हो। तो ये विमीय दृष्टि से ये सही है, ये समीकरण ठीक है, सही है विमीय दृष्टि से। तो यहाँ से विमीय दृष्टि से इसको हमने सत्य पाया। तो दूसरा जो यूज था यही था। तीसरा उपयोग जो होता है विमाओं का, वो है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो जैसे हमने कोई भौतिक राशि ले ली, हमने भौतिक राशि ले ली जैसे आवर्तकाल, ये भौतिक राशि है। आवर्तकाल हमने ले लिया। अब ये आवर्तकाल है किसका, तो हमने एक सरल लोलक लिया। सरल लोलक का प्रैक्टिकल 11th में बच्चों को कराया जाता है और सरल लोलक के बारे में भी पढ़ाया जाता है 11th में। तो आवर्तकाल जो होता है वो होता है कि अगर किसी हम सरल लोलक को, जो जिसमें 1 मीटर लंबा धागा होता है, नीचे उस पर पीतल का एक पेंडुलम लगा होता है, लोलक जिसे कहते हैं, उसको लगभग 5 या 10 अंश तक विस्थापित करते हैं और उसको छोड़ देते हैं। जब एक चक्कर वो पूरा करता है तो उसमें जो समय लगता है वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। तो इसका आवर्तकाल जो होता है वो किन किन भौतिक राशियों पे निर्भर करता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। जब हमें ये मालूम होगा कि उसका आवर्तकाल किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा है, तो हम उनमें आपस में संबंध दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जिन भौतिक राशियों पर वो निर्भर कर रहा है, वो भौतिक राशियां 3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 3 से ज्यादा है तो हम उसमें संबंध आपस में नहीं दिखा सकते। और इसमें जो भौतिक राशियां हैं उसमें कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात या लवगणकीय पद नहीं होने चाहिए, चरघातांकी भी पद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आवर्तकाल जो निर्भर कर रहा है वो है धागे की लंबाई एल पर। जो धागे की लंबाई है उस पर एल पर डिपेंड करेगा, लेकिन एल की कितनी पावर होगी, यानी एल वर्ग के अनुपाती है या एल क्यूब के या अंडररूट एल के, ये हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ पे पावर ए मान लेते हैं, एल की पावर ए के अनुपाती है। वहीं द्रव्यमान, जो लोलक का द्रव्यमान दिया जाता है, उसकी पावर बी, उसके अनुपाती है। और गुरुत्वीय त्वरण जी, इन तीनों पे डिपेंड करता है। अब इसमें इन तीनों में से किसी पे डिपेंड अगर नहीं करता होगा तो उसकी जो पावर होगी वो 0 निकल आएगी, तो वो यहाँ से विलुप्त हो जाएगा। अगर डिपेंड करता होगा तो उसका मान पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। भाई 0 आ गया तो वो भौतिक राशि पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये कैलकुलेशन से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो आवर्तकाल टी है उसका विमीय सूत्र हम रखेंगे तो वो होता है टी, समय आवर्तकाल, तो उसका विमीय सूत्र टी हो जाएगा। प्रोपोर्शनल हम रख भी सकते हैं या फिर वहाँ पे इक्वल लेकर के कांस्टेंट ले सकते हैं। कांस्टेंट का कोई विमीय सूत्र होता नहीं है तो प्रोपोर्शनल में रहने देते हैं। एल जो होती है लंबाई, उसका मात्रक होता है ए, और द्रव्यमान का मात्रक होता है मूल मात्रक जो एम, उस पे पावर लगाया हमने बी। गुरुत्वीय त्वरण का होता है एल टी माइनस टू, उस पे पावर ले लिया हमने सी। यहाँ पर हम टी लिखा मैंने प्रोपोर्शनल यहाँ पे, और यहाँ हो गया एल पे पावर ए, यहाँ से निकलेगा एल पे पावर सी। तो हम गुणा में घातों को जोड़ देते हैं तो ए प्लस सी हो जाएगा। एम पे पावर बना वी और यहाँ टी पे पावर बनेगा -2c। तुलना कर लेंगे,
तो एल पे पावर ए प्लस सी है, इधर एल है नहीं तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस सी बराबर 0। एम पे पावर बी है, इधर भी बी नहीं तो बी इक्वल टू 0। यहाँ टी की पावर है -2c तो -2 इक्वल टू हो जाएगा 1, इधर टी की पावर 1 है। तुलना कर ली हमने, बी की वैल्यू हमें 0 प्राप्त हो गई। यहाँ से सी की वैल्यू होगी -1/2, सी की भी वैल्यू निकाल ली हमने। इस सी की वैल्यू को इसमें रखेंगे पहले समीकरण में, तो a प्लस सी बराबर -1/2 इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू आएगा 1/2। इस तरीके से हमने ए बी सी के मान निकाल लिए। ये सभी ए बी सी के मान हम इसी समीकरण में रखते हैं। तो यहाँ रखेंगे t प्रोपोर्शनल l की पावर a और a का मान है 1/2, m की पावर b, b की मान है 0। अब यहाँ से b का मान 0 निकल के आया, वो पावर है m की, इसका मतलब इसका मान 1 हो जाएगा। द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है सरल लोलक का आवर्त। यहाँ से द्रव्यमान विलुप्त हो जाएगा। और g की पावर है c, और c का पे जो मान c की वैल्यू हमने निकाली है वो -1/2 है। तो यहाँ से निकल के आएगा t प्रोपोर्शनल √L/g। 1/2 घात लगी तो अंडर रूट में आ जाएगा, -1/2 नीचे पहुंच जाएगा, अंडर रूट इतना हो गया जी। तो यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे तो वो कांस्टेंट k आ जाएगा, √L/g। यहाँ जो कांस्टेंट होता है k का मान होता है 2π। ये कांस्टेंट की जो वैल्यू है हम विमाओं की सहायता से नहीं निकाल सकते, ये विमाओं का एक दोष है। इसे लैब में, प्रयोगशाला में प्रयोग करके निकाला जाता है इसको। तो ये प्रयोगों से प्राप्त होता है कि तो यहाँ से आ जाएगा t इक्वल टू 2π √L/g। इस तरीके से हमने विमाओं की सहायता से विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित किया, आवर्तकाल, सरलोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण में। द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है तो वो विलुप्त हो गया। इस तरह के 3 भौतिक राशियों में हमने संबंध दिखाया। तो ये आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम कुछ है, आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके हमें बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखें, लाइक करें।